बच्चों अब पढ़ाते हैं सक्रिय अवशोषण। हम पहले भी बता चुके हैं कि इस प्रक्रिया के अंदर आयनों का जो अवशोषण होता है वो उपापचय ऊर्जा के उपयोग से होता है। अर्थात ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के रूप में काम में आती है और कोई भी जो आयन होता है वो एटीपी के रूप में ऊर्जा को ग्रहण कर कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। इसको भी समझने के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें पहला है वाहक संकल्पना, आयन पंप या साइटोक्रोम पंप संकल्पना, वैद्युत रासायनिक प्रवणता की संकल्पना। ध्यान रखना है बच्चों, वाहक संकल्पना, इस संकल्पना का जो प्रतिपादन किया था वो याद रखना है आपको, वान डेन हॉनर्ट ने 1937 में किया था। वान डेन हॉनर्ट ने 1937 में किया था। उसने क्या बताया था कि पादपों के अंदर किसी भी कोशिका या ऊतक का वह क्षेत्र जो कि आयनों का अवशोषण करता है, आयनों को ग्रहण करता है उपापचय ऊर्जा के उपयोग से, उसे आंतरिक द्विक स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आंतरिक द्विक स्थान कहते हैं। और बताया जाता है कि इस स्थान में आयनों का विनिमय नहीं होता, बल्कि जो बाह्य द्विक स्थान होता है उसमें आसानी से आयनों का विनिमय हो जाता है, अर्थात आयनों को अवशोषित कर लिया जाता है। तो इसलिए बताया जाता है कि बाह्य द्विक स्थान और आंतरिक द्विक स्थान, सीधी सी बात है, ये बाह्य द्विक स्थान हो गया और ये क्या है? आंतरिक द्विक स्थान हो गया, अंदर का जो भाग है, और ये कोशिका का आंतरिक भाग है। तो बताया जाता है कि बाह्य द्विक स्थान और आंतरिक द्विक स्थान है, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है वो आयनों के लिए अपारगम्य होता है, अर्थात इसमें से आयन गति नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाह्य द्विक स्थान से आंतरिक द्विक स्थान में किसी भी आयन को पहुंचाने के लिए एक वाहक की आवश्यकता होती है। वाहक का मतलब उसको ले जाने में जो मदद करता है, सहायता करता है, इसलिए इसको वाहक संकल्पना के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले जो वाहक है वो एटीपी के साथ क्रिया करता है। एटीपी का पूरा नाम हम पहले ही बता चुके हैं, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। एटीपी से क्रिया करता है वाहक, तो क्या बनाता है? एडीपी प्लस सक्रियत वाहक। अब जो सक्रियत वाहक है, क्रियाशील जो वाहक है, वो आयन के साथ जुड़ जाता है और क्या बनाएगा बच्चों? ध्यान रखना है, वाहक आयन सह मिश्रण बनाता है। अब वाहक आयन सह मिश्रण जो है वो कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है, अर्थात वाहक अपने साथ आयन को जोड़कर कोशिका के अंदर, अर्थात आंतरिक द्विक स्थान है, वहां पर पहुंच जाता है। अब क्या होगा बच्चों? जो आयन है वह वाहक से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, अर्थात अब जो वाहक है निष्क्रिय वाहक बन जाता है, उससे आयन क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। फिर वो वाहक किसी अन्य आयन को अपने साथ जोड़कर ले जाता रहता है। तो क्या क्रिया हुई है बच्चों? याद रखना है आपको, वाहक ने एटीपी के साथ क्रिया की है, एडीपी प्लस सक्रियत वाहक बना है। सक्रियत वाहक ने किसके साथ क्रिया की? आयन के साथ। तो क्या बना है बच्चों? वाहक आयन सहमिश्रण बना है। अब वाहक आयन सहमिश्रण कोशिका के अंदर प्रवेश कर चुका है और आयन को मुक्त कर दिया है और निष्क्रिय वाहक के रूप में अलग हो गया है वाहक आयन से। ये थी वाहक संकल्पना। दूसरा है बच्चों आयन पंप साइटोक्रोम पंप
संकल्पना। सबसे पहले तो याद रखना है बच्चों, इस परिकल्पना को जो प्रतिपादन था वो किसने किया था? लुंडेगार्ड एवं बार्सट्रोम ने किया था 1933 के अंदर। उसने क्या बताया था कि पौधों के अंदर जो श्वसन क्रिया है और जो ऋणायन जो होते हैं उनके मध्य एक सीधा संबंध होता है। अर्थात पादपों के अंदर देखा जाता है कि ऋणायन और धनायन का जो विनिमय होता है वो थोड़ा भिन्न होता है। आयन पंप या साइटोक्रोम पंप संकल्पना के अनुसार बताया जाता है कि अवरोधक जो झिल्ली होती है उसमें ऋणायनों का जो विनिमय होता है वो साइटोक्रोम पंप के माध्यम से होता है, इसलिए इसको साइटोक्रोम पंप संकल्पना के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो धनायन है उनका सीधा ही आंतरिक झिल्ली जो होती है, आंतरिक अवकाश जो होता है, इसमें सीधा ही अवशोषण हो जाता है। जैसे क्रिया बनती है अपनी, ध्यान रखना है बच्चों। ये तो है बाह्य सतह, ठीक है। यह है अवरोधक झिल्ली, और यह है आंतरिक सतह। ध्यान रखना है, बाह्य सतह है, अवरोधक झिल्ली और आंतरिक सतह है। अब बात करते हैं ऋणायन की। ऋणायन मतलब माइनस आयन जो होते हैं। अब बाह्य सतह से जो ऋणायन है वो अवरोधक झिल्ली में प्रवेश करेंगे तो उन्हें ले जाने के लिए ध्यान रखना है बच्चों, साइटोक्रोम पंप काम में आएगा। और ये साइटोक्रोम जो पंप है ये उस ऋणायन को कोशिका की जो आंतरिक सतह है उसमें प्रवेश करा देता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ऋणायन पहुंच गया। अब बात आती है बच्चों धनायन की। मैंने बताया था धनायन का प्रवाह सीधा ही होता है, उसमें किसी भी साइटोक्रोम पंप की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो उसमें सीधी सी बात है, निष्क्रिय प्रवाह होगा और सीधा ही कोशिका के अंदर वो प्रवेश कर जाएगा। तो ये था बच्चों आयन पंप साइटोक्रोम पंप संकल्पना। अगली जो परिकल्पना है वो है बच्चों, ध्यान रखना है, आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। तीसरी जो परिकल्पना है वो क्या है? वैद्युत रासायनिक प्रवणता की संकल्पना। सबसे पहले तो आपको याद रखना है इस परिकल्पना का जो प्रतिपादन था 1968 में पीटर माइकेल ने किया था। किसने किया था बच्चों? पीटर माइकेल ने किया था। इसमें ध्यान रखना है, इसके अनुसार ऋणायनों का जो स्थानांतरण होता है वो अवरोधक झिल्ली की बाहरी सतह व भीतरी सतह पर उत्पन्न वैद्युत रासायनिक प्रवणता के आधार पर होता है। इसका मतलब क्या है? जैसे बाह्य सतह पर जब आयन अधिक हो जाते हैं तो अंदर गति कर जाते हैं, अंदर जब आयन की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो बाहर की ओर गति करने लग जाते हैं। बस एक याद रखना है, इसमें ऋणायनों का जो स्थानांतरण होता है वो बाह्य सतह व भीतरी सतह पर वैद्युत रासायनिक प्रवणता के आधार पर होता है। उसके बाद ध्यान रखना है बच्चों, इस विधि में एक एंजाइम की विशेष भूमिका होती है जिसको एटीपेज एंजाइम के नाम से जाना जाता है। तो ये था सक्रिय अवशोषण, जिसमें हम 3 परिकल्पनाओं के बारे में पढ़ा है। इसमें एक और टॉपिक रह गया है वर्मीकुलाइट। क्या है बच्चों? वर्मीकुलाइट। ध्यान रखना है, वर्मीकुलाइट के बारे में हम बताते हैं आपको। वर्मीकुलाइट
पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक खनिज है। क्या है बच्चों? एक खनिज पदार्थ है। लेकिन बताया जाता है कि पृथ्वी से इसको निकालकर जब इसको 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर एक तापीय भट्टी के अंदर गर्म किया जाता है, उसके बाद जो उत्पाद बनता है उस उत्पाद से अर्थात उस उत्पाद का उपयोग पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। अब ये किस प्रकार से लाभदायक है, तो इसकी कुछ विशेषताएं आपको याद रखनी है। इसका जो वजन होता है वो हल्का होता है। कैसा होता है बच्चों? हल्का होता है। भार में मतलब हल्का होता है। दूसरी बात क्या याद रखनी है? ये अक्रिय होता है, मतलब किसी के साथ क्रिया नहीं करता है। ये बंध्य होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कीट, खरपतवार आदि उत्पन्न नहीं होते हैं। मिट्टी की अपेक्षा इसमें जल अवशोषण की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। इसकी बनावट ढीली होती है, इसलिए बताया जाता है कि जब पौधों के अंदर जड़ें विकसित होती हैं, वो नीचे की ओर मृदा की ओर गति करती हैं, तो उनके मूल तंत्र पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, जड़ को कोई विशेष हानि नहीं होती है। उसके बाद ध्यान रखना है बच्चों, इसका विघटन जो होता है वो भी नहीं होता है, इसलिए बताया जाता है कि लगातार इसमें अनेक फसलों को उगाया जा सकता है। उसके बाद ध्यान रखना है बच्चों, देखा जाता है कि वर्तमान में ज्यादातर पौधों को उगाने के लिए वर्मीकूलाइट का ही उपयोग किया जा रहा है, और वर्मीकूलाइट के द्वारा पौधों को उगाने की जो प्रक्रिया होती है उसको वर्मीकूलोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर अपना 8वां चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। इन वीडियो को आप ध्यान से देखकर समझते हुए अपने दिमाग में बिठाएंगे, और नोट्स हमने इसके ऑलरेडी पहले ही भेज चुके थे। कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। आप नोट्स को कंटिन्यू अपनी फेयर कॉपी में उतारते रहें। जब स्कूल ओपन होती है तो हम आपके नोट्सों को लगातार, जितनी भी हमने ऑनलाइन क्लासेस दी हैं आपको, उन ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से सारे नोट्सों को हम चेक करेंगे। ओके, थैंक यू।